मूवी की शुरुआत होती है एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी चार्ल्स बेकली से, जो अपने दोस्त रिक्की और क्लेरेंस के साथ पीने और कार्ड खेलने में मसरूफ होता है। जल्द ही पता चलता है कि चार्ल्स कर्जे में डूबा हुआ है और अगर उसने वक्त पर लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसका घर जब्त कर लेंगे। उसके दोस्त उसे जॉब करने के लिए बोलते हैं और रिकी उसे कंस्ट्रक्शन का काम दिलाने की ऑफर देता है, लेकिन चार्ल्स सिर्फ शायद कहकर टाल देता है। ये बात क्लेरेंस को बुरी लगती है, जो उससे चुपड़ा कहता है और पूछता है कि क्या वो खुद को कोई प्रिंस समझता है जिसे काम करने की जरूरत नहीं। चार्ल्स बदतमीजी से जवाब देता है और दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। रिक्की बीच में आकर दोनों को शांत करता है। जाने से पहले क्रेलिस गुस्से में कहता है कि वो दुआ करेगा कि बैंक उसका घर ले ले। अगली सुबह एक अजनबी आदमी चार्ल्स के घर आता है, जो अपना नाम एनिस्टन बेनेट बताता है और उसे बेसमेंट के बारे में सवाल करने लगता है। चार्ल्स कहता है कि घर बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे सिर्फ बेसमेंट कुछ दिनों के लिए रेंट पर चाहिए। चार्ल्स मना कर देता है तो एनिस्टन अपना कार्ड कहता है कि अगर उसका मन बढ़े तो कॉल करना। बाद में चार्ल्स ब्रेकफास्ट बनाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है घर में ग्रोसरी खत्म हो गई है। उसके पास रोटी खरीदने तक पैसे नहीं। उसकी कार में भी फ्यूल खत्म होने वाला है और पैसे नहीं फ्यूल बनाने के लिए। मजबूरन वो रिकी को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे काम नहीं मिलता। फिर वो बैंक में अपने रिश्तेदार से मिलता है, लेकिन वो भी कहती है कि वो मदद नहीं करेंगी। वो बताती है कि बैंक ने फैसला कर लिया है कि घर जब्त कर लिया जाए। इसके बावजूद चार्ल्स हिम्मत नहीं तोड़ता और अपनी आंट को फोन करके पैसे मांगता है, लेकिन आंट बहुत गुस्से में होती है। कहती है कि ये घर उनके खानदान में 8 नस्लों से है, सिर्फ तब याद करता है जब उसे पैसों की जरूरत हो। वो मदद से इनकार कर देती है। बेचारा चार्ल्स अपने फिर एनिस्टन को कॉल करके वॉइस मेल छोड़ देता है ताकि वो उसके प्रपोजल पर बात करे। बाद में वो बैकयार्ड जाता है, जो असल में एक कब्रिस्तान है। उसकी फैमिली के लोग दफन हैं। जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है, जो शायद उसी ने छोड़ दिया था काफी वक्त पहले। अगले दिन वो रिक्की को बुलाता है बेसमेंट की सफाई करने के लिए, जहाँ पुरानी चीजें भरी होती हैं। चार्ल्स कहता है कि सब फेंक देंगे, लेकिन रिक्की कहता है ये यूनिक चीजें कीमती हो सकती हैं और सजेस्ट करता है कि इन्हें बेच देते हैं। उसका एक दोस्त औरत नेरिस आती है। वो हर चीज को गौर से देखती है और कुछ यूनिक चीजों पर हैरान हो जाती है जो कई सदियों पुरानी लगती है। बाद में नेरिस कुछ मास्क पर नजर डालती है और कहती है कि ये शायद चार्ल्स के फादर्स वेस्ट अफ्रीका से लाए थे, लेकिन चार्ल्स ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे उस पर अजीब आवाजें सुनाई देती है। नेरिस कहती है कि सब चीजें मिलाकर उसे 40,000 से 1 लाख तक मिल सकता है, सिवाय मास्क के। वो कहती है कि वो दोबारा आएंगे फोटोज लेने के लिए और तब तक चार्ल्स को ये मास्क अपने पास संभाल कर रखने चाहिए। शाम को चार्ल्स को एनिस्टन का कॉल आता है, जो कहता है उसे बेसमेंट 65 दिन के लिए चाहिए और वो उसे $65,000 अदा करेगा। मगर चार्ल्स पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं की थी। एनिस्टन उसे $10,000 एडवांस भी देता है, 25,000 उस वक्त जब वो बेसमेंट में शिफ्ट होगा और बाकी आधा अमाउंट लेस के खत्म होने पर सब कैश में देगा। फिर वो चार्ल्स को चेतावनी देता है कि इस डील के बारे में किसी को ना बताए और चार्ल्स फौरन भी बिना हिचकिचाहट किए मान जाता है। अगले दिन चार्ल्स के घर बेसमेंट के लिए डिलीवरी आती है और उसे पता चलता है कि एनिस्टन ने अपने रहने के लिए काफी सामान भेजा है। उसे कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे चार्ल्स खुशी से झूम उठता है। बिना वक्त जाया किए वो बैंक जाता है और बैंकर को जलील करने के बाद अपना कर्ज अदा करता है। फिर वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और फ्रिज को पूरे ग्रोसरी से भर देता है। कुछ दिन बाद चार्ल्स ट्रेन स्टेशन जाता है एनिस्टन को लेने। बेसमेंट पहुंचने के बाद एनिस्टन उसे भी विस्की पिलाता है और दोनों एक दूसरे को बेहतर जानना शुरू करते हैं। चार्ल्स उसके बिजनेस के बारे में पूछता है और एनिस्टन बताता है वो रियल कमीशन प्रोसेस चलाता है, जिसमें वो लोगों की जमीन के नीचे छुपे खजाने जैसे हीरे ढूंढता है। फिर वो प्रॉपर्टी खरीदता है और माइनिंग के लोगों से कांटेक्ट करता है। बड़ा कमीशन मिलता है। एनिस्टन उसे $25,000 देता है जैसा वादा किया था और चार्ल्स उसे अकेला छोड़कर ऊपर चला जाता है। अगली सुबह जब चार्ल्स बेसमेंट में कॉफी लेकर जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि एनिस्टन ने अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसमें टॉयलेट भी नहीं है और खुद को वो उसमें बंद कर लिया है।
एनिस्टॉन कहता है कि वो दुनिया से अलग रहकर लिखने और पढ़ने पर ध्यान देना चाहता है और कहता है कि चार्ल्स हर दिन उसके लिए खाना लाए। अजीब लगता है और वो मना कर देता है, लेकिन एनिस्टॉन गुजारिश करता है कि उसे कम से कम 2 हफ्ते रहने दो। अगर उसके बाद चार्ल्स चाहे तो उसे निकाल दे, वरना अगर रहने दिया तो वो फाइनल पेमेंट डबल करेगा। चार्ल्स मजबूरन मान जाता है और एनिस्टॉन उसे पिंजरे की चाबी दे देता है ताकि वो खुद से बाहर ना आ सके। किसी को शक ना हो इसलिए चार्ल्स बेसमेंट के डोर्स बंद कर देता है और विंडो भी ढाक देता है। अगले दिन चार्ल्स लाइब्रेरी जाकर एनिस्टॉन के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो उसके साथ है। एक दिन चार्ल्स पूछता है कि क्या वो एनिस्टॉन कभी अफ्रीका गया था। एनिस्टॉन कहता है हाँ, तो चार्ल्स उसे अपने पुरखों के पुराने मास्क दिखाता है। क्या वो उनके बारे में कुछ जानता है। एनिस्टॉन एक चुई मंगाता है और जब पेड़ को साफ करता है तो नीचे से सोना निकलता है, जिससे चार्ल्स होश खो देता है। अगले सीन में चार्ल्स नेरिस को उसे वो सोना छुपा मास्क दिखाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाती है। चार्ल्स कहता है कि शायद उसके पास ही नहीं, का आइडिया देता है कि दोनों मिलकर लोगों के घर जाए और पुरानी सामान की कीमत लगाए और कमीशन ले, मगर नेरिस इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपने असद को बेचकर पैसे नहीं कमा सकता। उस रात जब चार्ल्स देर से घर आता है तो एनिस्टॉन गुस्से में होता है कि उसने दिन भर खाना नहीं दिया। चार्ल्स भी गुस्सा हो जाता है और पूछता है क्या वो वहाँ छुपा क्यों है, क्या वो कोई क्रिमिनल है। एनिस्टॉन कहता है हाँ, लेकिन पुलिस उसके पीछे नहीं। चार्ल्स उसे उसका जुर्म बताने का कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अगले दिन खाना लाना ना भूलना। शाम चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ पीता है और क्लैरेंस से माफी मांगता है। घर जाते वक्त वो आंखें बंद करके स्टीयरिंग से हाथ हटा देता है, जैसे अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हो। एकदम से वो रुक कर एक जानवर को टकराता है और उसकी मौत देखकर उसका दिल भर आता है। घर लौटकर चार्ल्स एनिस्टॉन से कहता है कि 2 हफ्ते का वक्त पूरा हो गया और अब उसे जाना होगा। तब एनिस्टॉन हैरान करने वाली बात करता है कि उसकी पहली नौकरी तेहरानी में अकाउंटेंट की थी। एक दिन उसे बॉस ने उसकी वफादारी आजमाने के लिए एक आदमी को मारने का हुक्म दिया और उसने बिना हिचकिचाहट के उसे मार दिया। इस चार्ल्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ आता है कि एनिस्टॉन यहाँ पर अपने गुनाह का कफारा भुगतने आया है, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था वो भी एक काला आदमी था। चार्ल्स और ज्यादा पक्का हो जाता है कि उसे निकालना ही होगा, लेकिन एनिस्टॉन कहता है कि उसे मालूम है चार्ल्स को जरूरत है। फिर वो चार्ल्स की पूरी जिंदगी बयान करता है कि उसने कहाँ स्कूल पढ़ी, कैसे फुटबॉल स्टार बना और एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिला। मौत के बाद वो उसकी माँ की देखभाल के लिए वापस आया और माँ के गुजर जाने के बाद उसने अपने जालिम अंकल ब्रैंड का ख्याल रखना पड़ा। एनिस्टॉन बताता है कि चार्ल्स ने बैंक में काम करते हुए $33 चुराए थे, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सुनकर चार्ल्स हिल जाता है और उसे तुरंत घर से निकालने का फैसला करता है। एनिस्टॉन ये कहकर बहस करता है कि चार्ल्स की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो रहे या चला जाए। इस पर गुस्से में भरा चार्ल्स फैसला करता है कि अब उसे असल सजा मिलेगी और कहता है कि आज रात से एनिस्टॉन उसका कैदी है और वो उसका जेलर यानी वार्डन। से भरा चार्ल्स बेसमेंट की लाइट बंद करता है और ऊपर चला जाता है। अगली सुबह चार्ल्स बेसमेंट में जाता है और एनिस्टॉन से कहता है कि आज से सब कुछ, खाना, पानी, किताबें और लाइट भी एक ग्लिच है जो उसके जवाब देने पर डिपेंड करेगा। वो कहता है कि मैं कुछ सवाल पूछूंगा और अगर जवाब पसंद नहीं आया तो एक प्रिविलेज कम कर दिया जाएगा। एनिस्टॉन के पास सिर्फ एक हक है, वो चाहे तो कभी भी रिलीज होने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, घंटे बाद छोड़ देना। एनिस्टॉन एक शर्त लगाता है कि हर 3 जवाब के बाद वो भी एक सवाल करेगा और चार्ल्स को ईमानदारी से उसका जवाब देना होगा। फिर दोनों सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एनिस्टॉन बताता है कि वो एक अमेरिकन सिटीजन है। पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा। एनिस्टॉन कहता है नहीं, एक आदमी को ऑर्डर मिलने पर गोली मारी थी जो हुकूमत के अफसर थे। फिर एनिस्टॉन भी वही सवाल उससे करता है और चार्ल्स कहता है नहीं और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चार्ल्स एनिस्टॉन की कॉफी में थूक देता है और दोनों का कुएने सीजन फिर से शुरू होता है। चार्ल्स पूछता है कि वो पैसे कैसे कमाता है। एनिस्टॉन कहता है कि लोग, कंपनीज और कभी कभी गवर्नमेंट उसे पैसा देती है ताकि वो उनके लिए खास जगह या प्रॉपर्टी वापस हासिल करे, जो कभी कभी इलीगल भी होता है। जब चार्ल्स पूछता है कि उसने उसका घर क्यों चुना तो एनिस्टॉन कहता है कि वो परफेक्ट स्पेसमैन था, एक अकेला कर्ज में डूबा हुआ काला आदमी जिसके पास एक बड़ा बेसमेंट था। वो उससे कहता है कि हर रेस के परफेक्ट फेलर हो, जिसे सुनकर चार्ल्स इतना गुस्सा होता है कि वो लाइट बंद कर देता है और कहता है कि मैं कार
4 दिन बाद आऊँगा। उस शाम नेरिस उससे मिलने आती है और एक प्रपोजल रखती है कि क्या वो एक अफ्रीकन अमेरिकन म्यूजियम खोलने में इंटरेस्टेड है, जहाँ उसके पुरखों के लेस और नेरिस के स्टोर का एंथिक सिस्टम दिखाया जा सके। इस तरह वो अपनी विरासत बेचे बगैर पैसे कमा सकता है। चार्ल्स मान जाता है और दोनों मजाक करते हुए मार्स के नेम्स पर बात करती है। धीरे धीरे बात बढ़ती है और वो दोनों किस करते हैं, लेकिन अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। चार्ल्स कहता है कि सिर्फ ये एक फॉक्स की आवाज है, लेकिन असल में उसे पता चलता है कि एनिस्टॉन बेसमेंट में चिल्ला रहा है। वो फोन और नेरिस को भेज देता है। कुछ दिन बाद चार्ल्स फाइनली एनिस्टॉन के पास जाता है। एनिस्टॉन उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसका वक्त शुरू हो गया है। फिर वो बताता है कि वो अपने गुनाह बताना शुरू करता है, जैसे कि एक 9 महीने के बच्चे को कुत्ते के सामने डाल देना, सिर्फ एक हुक्म पर। लेकिन वो अपना बचाव करता है। फिर उसने हजारों लोगों की जान भी बचाई और एक वो बच्चा वैसे भी मर जाता। ये सुनकर चार्ल्स हिल जाता है और वहाँ से निकल जाता है। एनिस्टॉन की मिन्नत करने के बावजूद भी वो लाइट बंद कर देता है। उस शाम चार्ल्स अपने दोस्तों की पार्टी में जाता है, जहाँ नेरिस भी होती है। दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर चार्ल्स पीना शुरू करता है और अपने कुत्ते को हेलुसिनेट करता है। पार्टी छोड़कर भाग जाता है। घर पहुंचकर उसे लगता है कि कोई अंदर मौजूद है, तो वो एक शोलो उठा लेता है। उससे टीवी चालू मिलता है, जहां ब्लैक लोगों के दुख भरे सीन चल रहे होते हैं। अचानक उसे हाथ खून से भरे हुए नजर आते हैं। वो देखता है कि उसका कुत्ता उसी हिरन को खा रहा है जिसे उसने गाड़ी से टकराया था। वो घबराकर ऊपर भागता है और बेड के नीचे छुप जाता है। तब उसे मरा हुआ अंकल ब्रेंट उसके कमरे में आता है और उसे पीटने लगता है। ये एक हेलुसिनेशन होता है, लेकिन इसे पता चलता है कि ब्रेंट बचपन में भी उसे मारा करता था। चार्ल्स भागकर घर से निकलता है और समुद्र में गिर जाता है। पानी में उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसकी माँ होती है। बाद में चार्ल्स घर लौटकर एक कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है उसका अंकल मरने के करीब है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। चार्ल्स और पड़ता है और उसे अपनी माँ का हाथ कंधे पर महसूस होता है। फिर वो कमरा छोड़कर निकल जाता है। ये सब देखकर वो फिर एनिस्टॉन के पास जाता है, लेकिन उसे बहुत ही गंदे और कमजोर हालत में पाता है। एनिस्टॉन उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन चार्ल्स कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों मरेंगे। चार्ल्स उसे कहता है कि अपना असल नाम बताओ, वरना मैं तुम्हें दोबारा अंधेरे में डाल दूंगा। एनिस्टॉन बताता है कि उसका असल नाम थेमल नेजोस है, लेकिन उसे कभी अपने माँ बाप का पता नहीं चला। उसकी बर्थ सर्टिफिकेट में माँ का नाम मारिया नेजोस लिखा था, जो ग्रीक और अनमैरिड थी, और बाप का नाम सिर्फ थामल, जिसकी नेशनलिटी तुर्की थी। है कि जब वो बड़ा हुआ तो उसने खुद को नया नाम दिया और ब्रेनेट सरनेम अडॉप्ट किया, जो एक ब्रिटिश फैमिली का था। ये सुनकर चार्ल्स उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि जब तुझे अपने बाप का ही पता नहीं तो तू कुछ भी हो सकता है, अरब, इंडियन या अफ्रीकन। एनिस्टॉन गुस्से में कहता है कि मैं सूरज की तरह सफेद हूँ। इसके बाद चार्ल्स शांत हो जाता है और उसे नहलाता है, खाना देता है और एक नई किताब भी देता है। चार्ल्स कबूल करता है कि उसने अपने अंकल को मरने दिया। वो कहता है कि उसे अपने अंकल से नफरत थी और उसकी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। जब तक वो चीखना बंद नहीं कर दिया, आखिर में उसका अंकल निगलेक्ट से मर गया। ये सुनकर एनिस्टॉन हैरान रह जाता है और समझता है कि चार्ल्स तब से गिल्ट में जी रहा है। अगली सुबह चार्ल्स अपने अंकल का कमरा खाली करता है और देखता है कि एक छोटी लड़की डॉग मास्क पहने हुए बाहर खड़ी है, जो उसे देखती है और चली जाती है। फिर वो बेसमेंट है और कहता है कि एनिस्टॉन मरा पड़ा है, और देखता है कि एनिस्टॉन मरा पड़ा हुआ है। उसे एक चिट्ठी छोड़ी होती है वो यहाँ जवाब ढूंढने आया था, लेकिन असल सच उसे अंधेरे में मिला। चार्ल्स अपनी फैमिली ग्रेवयार्ड में एनिस्टॉन को दफना देता है। एनिस्टॉन अपने बिजनेस और फैमिली के लिए भी लेटर्स छोड़ गया था, लेकिन चार्ल्स उन्हें जला देता है। उसने एक लाल गोली भी छोड़ी थी, जो किसी दर्द की मौत दिला सकती है। अगर चार्ल्स चाहे तो ले सकता है, लेकिन चार्ल्स एक नई राह चुनता है और अपनी जिंदगी का मकसद देता है। वो नेरिस को मिलकर घर को म्यूजियम बना देता है, जहाँ पुराने रिलीज सबके लिए दिखाए जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में चार्ल्स बेसमेंट के पिंजरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था। ये मूवी तो यहाँ पर खत्म हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों से इस मूवी की एंड पर कुछ बात करना चाहती हूँ। ये मूवी सिर्फ एक बेसमेंट की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के अंदर छुपे हुए अंधेरे की कहानी है। चार्ल्स एक ऐसा आदमी जो अपने पास्ट और गिल्ट से भाग रहा था। एक दिन एनिस्टॉन नाम का अजीब आदमी को अपने बेसमेंट
मन में रखता है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि एनिस्टोन कोई आम आदमी नहीं बल्कि उसके अपने गुनाहों का आईना है। जिस तरह एनिस्टोन ने अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा वो तो सिर्फ रूल फॉलो किया करता था, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, ऐसे ही हमारे आसपास भी बहुत से लोग हैं और हम भी कभी कभी अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे ही किसी और को ब्लेम दे देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी और को ब्लेम करना। आखिर में एनिस्टोन मर जाता है, लेकिन अपने गुनाहों को फेस करके वो डार्कनेस में अपनी सच्चाई ढूंढ लेता है। लेकिन चार्ल्स उस रेड पिल को नहीं खाता, क्योंकि वो अपनी लाइफ से भागना नहीं चाहता। वो अपने घर को म्यूजियम बना देता है ताकि अपने दर्द और हिस्ट्री को दुनिया के सामने रख सके, और बेसमेंट में रहकर वो अपने अंधेरों को रोशनी में बदलने की कोशिश करता है। यानी एंडिंग ये है, एनिस्टोन ने डार्कनेस में मौत ढूंढी, लेकिन चार्ल्स ने डार्कनेस में जीना सीख लिया। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों को और अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और हमेशा एक नई शुरुआत करना चाहिए। यही थी इस मूवी की हिडन मीनिंग। स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।